हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री यानी एसएसटी के जो पार्ट होते हैं। एसएसटी में हिस्ट्री भी पूछी जाती है, तो आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे हिस्ट्री को, जो एसएससी का पार्ट 2 है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को और देखते हैं पहला, देश का नाम। इसमें जो भी पॉइंट लिखा गया है सभी पॉइंट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी कंटेंट है और जो सीटेट में क्वेश्चन बनते हुए दिखेंगे वो यही पॉइंट से दिखते हैं। तो हर पॉइंट को आप सभी को पूरा कंप्लीट देखना है। हो सकता है थोड़ा सा चैप्टर ये वीडियो बोरिंग लगे, लेकिन ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जो सीटेट में क्वेश्चन उठते हैं वो यही पॉइंट से उठेंगे। तो थोड़ा सा बोरिंग लगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए और उसके बाद फिर देखा जाए, लेकिन इस सेशन को जो है पूरा कंप्लीट ज़रूर देखा जाए। और इतना गारंटी है, 100% श्योर है कि एसएसटी का जो हिस्ट्री वाला पार्ट से क्वेश्चन बनेंगे वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो देखते हैं, और इसके हर पॉइंट को जो है बड़े आराम से देखना है। और ये सेशन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब चाहे 1 घंटा बने चाहे 1.5 घंटा बने, इसको हम नहीं जानते कितने टाइम में बनेगा, लेकिन चाहे जितने भी टाइम में बनेगा इसको पूरा कंप्लीट करना है। अब देखते हैं पहला जो है देश का नाम। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक यानी लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। अगर इसमें हम बता दें तो ये जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, इधर वाला सप्त सैंधव प्रदेश, इसी को, और ईरानियों जो है सा को हा बोलते थे, तो सिंधु को हिंद बोलते थे। ऐसे इसका नाम धीरे धीरे जो है भारत के नाम में इंडिया, इंडस, ये सब परिवर्तित होके नाम बना है। अतीत की जानकारी। अतीत की जानकारी हम कई प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि यानी मैनु स्क्रिप्ट कही जाती है। उसके बाद पांडुलिपि देखते हैं। क्या पांडुलिपि यानी मैनु स्क्रिप्ट। ये पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पहाड़ी की पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों, विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा मिलती है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। आम लोग यानी साधारण व्यक्ति लोग जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं अभिलेख यानी इनस्क्रिप्शन। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। अभिलेखों में शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। आगे पुरातात्विक। वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है।
पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों के प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढ लेते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। आगे देखते हैं आरंभिक मानव या सबसे पहले मानव, जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले का रहा करते थे। आज उन्हें आकेठक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियों, अंडे इकट्ठा किया करते थे। पत्थरों के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। उस समय के लोग गुफाओं में रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। एक गुफाएं कहाँ थी तो नर्मदा घाटी के पास। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजारों, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। उसके बाद आता है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल क्या है तो द पैलियोलिथिक। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। दूसरा युग आता है मध्य पाषाण युग। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल युग कहते हैं। इस समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजारों आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिस यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मूठे लगे हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजारों में भी इस दौरान बनाए जाते रहे। नवपाषाण काल। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण काल कहा जाता है। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते को बना, और इसे जंगली पूर्वज वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में चताल युग तुर्की में है। दूर दराज स्थानों में कई चीज़ें लाई जाती हैं और उनका प्रयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। खेती और पशुपालन कैसे थे तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। बुर्ज होम क्या है? वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। उनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी में प्रयोग होने वाले रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे
खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता नगर। हड़प्पा सभ्यता नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिलते हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्सों को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्से की चारदीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थीं। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। 700 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुआ। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ। कच्चे माल की खोज। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सभ्यता के अंत का रहस्य। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हो गया, लेकिन अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इस कारण हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियां सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। आगे फ्रेयंस। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेयंस कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले, हल्के, समुद्री हरे होते थे। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। आगे देखते हैं महापाषाण। शिलाखंड महापाषाण नाम से जो है, महा मतलब बड़ा
पाषाण यानी पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीनों से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण पठार, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। जनपद। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जा गई थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। लोगों ने धान के खेत पौधे का रोपण किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया था। देखते हैं मगध। गंगा और सोन जैसी नदियों के मध्य नदियां मगध से होकर बहती थी। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिम्बिसार और अजातशत्रु हुए। बिहार में राजगिरी यानी आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। मगध एक शक्तिशाली सा राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते हैं। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। अब देखते हैं बुद्ध की कहानी। बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। बोधगया बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए जहाँ पर उन्हें पहली बार उपदेश दिया। कुशीनगर में मृत्यु से पहले उनका शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा की और उन लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा समान लोगों की प्राकृत भाषा में दी। बौद्ध धर्म कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। करीब 1900 साल पहले शासन किया। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। चीनी बौद्ध धर्म बौद्ध यात्री का सियेन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वान 1400 साल पहले भारत आया और उसे करीब 50 साल बाद
इत सिंह आया था। ह्वेनसांग ह्वेनसांग तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। आगे देखते हैं जैन धर्म। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्र संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष के तक कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक ग्राम पर लिखी गई थी। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। संघ क्या होता है? महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता से इस साम्राज्य की जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। वंश। जब एक ही परिवार कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा सा पहले लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 200 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण किया गया। कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। अशोक। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक की ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। धम्म क्या है? तो संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजे थे। गांवों में रहने वाले लोग। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला, साधारण हलवाओं को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास कैडेसियार और अधिमाई कहलाते थे। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था।
अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। जातक वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। जातक में प्राचीन शहरों के बारे में, वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीपीय के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। आगे देखते हैं सिक्के। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। मथुरा एक धार्मिक केंद्र रहा है, जहां बौद्ध विहार, जैन मंदिर, यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। अरिकामेडु लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। पत्तन क्या होता है? यानी बंदरगाह। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिलते हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस थे। ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था। आगे व्यापार और व्यापारी। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। समगम कविताओं में मुअंदर की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। आगे देखते हैं रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट। रेशम बनाने का तकनीक आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। जिस रास्ते से लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? तो उज्जैन था। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र और यह गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। वंशावलियाँ। चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराज धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। राजा हर्षवर्धन जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने
संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। चीनी यात्री स्वयं यहाँ पे रहेगा ह्वेनसांग काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। आगे पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन सेकंड। पल्लव का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। पुलकेशिन सेकंड सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। इसके दरबार में दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्त से पता चलता है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के लिए प्रसिद्ध है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पा का वासी कुशल शिल्पी थे और इन्हें तांबे के धातु कर्म यानी ऋतु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा या ढलवा लोहा। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। अजंता देखते हैं। यह वह जगह है जहां पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इनमें से कुछ चित्रों को द्वारा सजाया गया था। इन चित्रों में रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। कालिदास संस्कृत में लिखते थे। आगे देखते हैं पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थे, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवत गीता भी है। रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। आर्यभट्ट। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टी नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली। आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है। जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक, ये प्रथम और द्वितीय शताब्दी में, और सुश्रुत 4वीं शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है।
कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काइलून नाम के एक व्यक्ति ने चीन में किया। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। शब्दावली। हिंदुस्तान शब्द आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान ने के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृतियों का वर्णन करने के लिए किया। आगे, अभिलेखागार। ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख को लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। पर्यावास, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। जाति पंचायत, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जात के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में इसे जाति पंचायत कहा जाता था। भाषा तथा क्षेत्र, सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री आंध्र प्रदेश में, तेलंगानी, गोजरी गुजरात में, मैबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन करते थे। होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ जाता था। संरक्षक, कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कुरान शरीफ, कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारी और अप्रासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। आप देखते हैं नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के
विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर आदि घोषित कर देते थे। कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार। हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रम से कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। एलोरा की गुफा का भित्तिचित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, यह भित्तिचित्र राष्ट्रकूट काल की है। महाराजधिराज, राजाओं के राजा को कहा जाता था और त्रिभुवन चक्रवर्तीन 3 भुवनों का स्वामी होता था। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर वेट्टी, जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो क्रम शब्द से सत्य भी नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती एक शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपने उपलब्धियों का बखान किया है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन मिलता है। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य की रचना गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध था। उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा। उसने अल बेरेनू नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप में का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चाहमान, चाहमान जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए, वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसे सुल्तान मोहम्मद गौरी जो अफगान शासक 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। चोल शासक, राजराज प्रथम को सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। राजराज के पुत्र का नाम राजेंद्र प्रथम था। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जलसेना भी बनाई थी। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। जलद्वार क्या है? पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। किसानों की बस्तियां को उर कहलाती थी। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी।
इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में से किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने अपने संबंधियों खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। दिल्ली के शासक तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी यानी 1165 के आसपास, अनंगपाल 1130 से 1145, चौहान या चैहान 1165 से 1192, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192, प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया 1236 से 1240, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287, खिलजी वंश 1290 से 1320, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, तुगलक वंश 1320 से 1414, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, सैयद वंश फिराया 1414 से 1451, खिज़्र खान 1414 से 1421, लोधी वंश 1451 से 1526, बहलोल लोधी 1451 से 1489। न्याय चक्र। 13वीं सदी के इतिहासकार फख्र ए मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से, एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। रजिया। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। इस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वे अपनी सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1420 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया ने अपने अभिलेखों और चित्रों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी थी। 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया सुल्तान का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दिद्दा,
जो 980 से 1003, उनका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से निकला है। गैरिसनों रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों को कहा जाता था। गैरिसन शहर एक किले बंद बसाव होता था जहां सैनिक रहते थे। भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाकों को कहते थे जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करता था। दिल्ली सल्तनत का विस्तार, खिलजी और तुगलक वंश। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप के द्वारा का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त किया अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों में फारसी में बदगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। फारसी तवालिक के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य राज्य को अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। उस समय 3 तरह के कर होते थे। कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था, और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था, मवेशियों पर और घरों पर। इब्न बतूता 14वीं सदी में अफ्रीकी देश मोरक्को से भारत आया था। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित। इतिहास में इस शहर को दिल्ली एक गुना पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह द्वारा बनवाई गई थी। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्शियान पर हमला किया। इसके तुरंत बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका आक्रमण झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल अस्थायी सेना रखनी पड़ी। मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिकों का वेट भरने की समस्या को दूर करने के लिए किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया। अलाउद्दीन के प्रशासक कदम काफ़ी सफल रहे। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा
की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसे सफलतापूर्वक सामना किया। नया गैरिसन शहर बनाने के लिए स्थान पर 4 शहरों में सबसे पुराना शहर दिल्ली एक कुना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। सेना को खिलाने के लिए उसके इलाकों से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए उसे टोकन मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के थे। मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाकों को फतह करने के अभियान की योजना बनाई, जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था। वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी में बिहार में अपने चाचा के एक बेटे एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। आगे 3 श्रेणियां: ईश्वरी, शांति, नाइट और धर्म युद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों के समाज में इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन पर मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए, जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली, जिसे क्रूसेड यानी धर्म युद्ध कहा गया। आगे मुगल साम्राज्य। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी पर दिल्ली पर कब्जा किया था। मुगल राजत्व का दावा जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में करते थे। मुगल सैन्य अभियान। मुगल शासक बाबर की उम्र केवल 12 वर्ष की थी जब मंगोलों की दूसरी शाखा उज़बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ।
बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेय शास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। मुगल सम्राट, प्रमुख अभियान और घटनाएं। बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1558 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद इनका पुत्र आते हैं हुमायूं। हुमायूं अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत दिया। उसके भाई मिर्जा कामरान की अन्य महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। ईरान ने हुमायूं को सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अकबर 1526 से 1605। अकबर 13 वर्ष तक की अल्पायु में सम्राट बना। 1550-1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों पर को हराकर कांधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने राज में मिला लिया। 1570 में अकबर जब फतेह सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरों और जरथुस्त्र धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतदानता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के विभाजन और असमंजस पैदा करती है। ये अनुभव अकबर के सुलह एक कुल या स्वतंत्र शांति के विचार की ओर ले गया। मतांधता ऐसी व्याख्या या कथन होता था जिसे अधिकारपूर्व कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। अकबर द्वारा निर्मित आगरा के किले का निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले व 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। जहांगीर अकबर का पुत्र जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही। शाहजहां दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत
उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। औरंगजेब 1658 से 1707। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मराठा सरदार शिवाजी भी मुगल के विरुद्ध अभियान चला रहे थे। मुगल से ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे दायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था।